नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एनआईसीएल असिस्टेंट की 500 वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम लेवल का नहीं पता होता है, इस एग्ज़ाम में सर कैसा पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, लेवल क्या रहता है। इसीलिए मैं रीज़निंग का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, वो आपको यहाँ पर पूरा सोल्व करूँगा। लास्ट 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, 35 क्वेश्चन आए थे और हमें 20 मिनट में करने थे। सेम पैटर्न इस बार आने वाला है कि हमें प्री के अंदर हमारा जो सेक्शनल टाइम होगा वो 20 मिनट का होगा, रीज़निंग और 35 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो हम अपना एक थॉट प्रोसेस बनाएँगे कि भैया हम 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? क्या ट्रिक्स लगानी है, स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, क्या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें के इसके बारे में बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा पेपर आता है, ठीक है? इसमें 18 जुलाई से फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गए हैं। 27 अगस्त को आपका प्री का एग्ज़ाम है, 30 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो हम लोगों के पास एक लिमिटेड समय बचा है। उसके अंदर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इसके लिए जो भी क्लासेस होंगी मैं लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का रीज़निंग का पेपर कर रहे हैं। अभी मैं प्री का पेपर करा रहा हूँ, आने वाले दिनों में मेंस का पेपर भी इसका करा दिया जाएगा, ठीक है जी? तो पेपर के ऊपर बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बैंक एग्ज़ाम 2026 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक बड़ा अपडेट मैं 21 जुलाई रात 8 बजे लाइव आके यहाँ पर देने वाला हूँ। तैयारी का नया युग शुरू होगा। एक इतनी बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ, इतने बड़े सरप्राइज़ेज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। 21 जुलाई को हमारे साथ जुड़ना ना भूलना। रात 8 बजे आपके लिए सारी चीज़ें अफ़ोर्डेबल कर दी जाएँगी। आपको यूट्यूब पे एक ऐसा बैच, सिग्नेचर बैच जो आज तक बैंकर्स पॉइंट का सबसे टॉप का बेच रहा है, आप उसकी क्लासेस से आज भी पढ़ रहे हो, वो बैच फिर से मैं लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, फ्री पीडीएफ्स रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लॉन्च करने वाला हूँ, तो 21 जुलाई को रात 8 बजे अपने चैनल के ऊपर ना जुड़ना ना भूलें, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले बताऊँगा कि गाइडली जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मिलके मैंने एक पूरी टीम बनाई है ये। यहाँ पर हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन में मदद कर पाएँ हम लोग और इसको अब हमने बहुत अफोर्डेबल बना दिया है। तो आप जाओगे ना तो सिर्फ़ आपको 1999 में ही गोल्ड का बेसिक प्लान मिल जाएगा, प्रो प्लान जो 2499 में मिलेगा। इसके अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की इंक्लूडिंग हिंदी, कंप्यूटर जब आरआरबी आएगा, बाकी 4 जो कोर सब्जेक्ट हैं उनकी सारी की सारी तो लाइव क्लासेस सब कुछ कवरेज इसमें मिलेगा। साथ में ही गाइडली का पीडीएफ बंडल भी इसी में इंक्लूड है। गाइडली की कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज़ भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है? और आपको सिलेक्टेड बच्चों से मेंटरशिप भी दिलाई जाएगी और डाउट सब कुछ इसमें इंक्लूड है और इतनी बड़ी टीम आपके लिए इसके अंदर काम करने वाली है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर आपका जो नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म के लिंक को फिल अप कर देना, तो वहाँ से हमारी टीम आपको पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में दे देगी। ठीक है? तो अभी सारी चीज़ें सेटल्ड कर दी हैं, तो गोट प्रोग्राम के अंदर गोट एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये सिर्फ़ एक कोर्स नहीं है, ठीक है? किसी बच्चे को है ना फिर और भी आगे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, वो चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू बैच, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, और भी एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट भी बहुत सारा आता है इसमें, डेली पेपर सोल्व कराते हैं टीचर्स वगैरह, वो चाहिए तो इस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं करते तो ये भी सफिशिएंट है, ठीक है? तो अगर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता वहाँ पे तो ये आपको एकदम से सफिशिएंट है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज़ है, किसी भी बच्चे को तैयारी करने के लिए। इसके अलावा आपको दाएँ-बाएँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी के लिए जो चाहिए सब मिल जाएगा आपको इसमें। चलो अब क्वेश्चन्स पे आ जाते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 पर्सन्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच सिट इन ए रो। एक लाइन में बैठे हैं कौन? ये 8 लोग एक लाइन में बैठे हैं। सच दैट ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, वो तो सब बेसिक है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे बना देंगे या ए और बी के बीच 2 लोग बैठे हैं। अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन से अगर आगे लिंक नहीं हो रही है चीज़ें तो हम लोग केस नहीं बनाएँगे, वरना हम लोग केस बना लेते हैं अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर बोला एच सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। एच एक एंड से थर्ड बैठेगा, तो एंड से कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो वो तो आप तुरंत ही लगा लिया करो कि एक एंड से थर्ड पे एच बैठेगा, तो 3 लोग ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। उधर से थर्ड पे बैठाऊँगा तो 1, 2, 3 पे एच, 4, 5, 6, 7, 8। देखो, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं सर मैं तो एक ही केस में करूँगा, ठीक है ना? ये एक केस की जो वो हो गई है ना, एक दिमाग में बैठ गई, कई बार उसमें सोचने में ज़्यादा समय लग जाता है लिखने से। तो अगर सिंपल एकदम बेसिक सिंपल तरीके 2 क्वेश्चन बन रहा है, फटाफट बना लो, कुछ समय नहीं लगता, 10-20 सेकंड लिखने में लगते हैं और उतना टाइम आप लोग खराब कर दोगे सोचने में ही, क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आएगा और गलती और करके आओगे, एक्यूरेसी और खराब होगी। तो मेरा ये मानना है कि पेन जल्दी चलाना सीखो बस, ठीक है ना? आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है, फिर
बी सीट टू द लेफ्ट ऑफ एच बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, बी एच के लेफ्ट में बैठेगा, लेफ्ट मतलब इधर नॉर्थ फेसिंग है, तो लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं बैठेगा, नहीं यहाँ तो नहीं बैठेगा, तो बी मतलब इस केस में तो यहीं बैठेगा, ठीक है ना। यहाँ बी इसके इधर बैठेगा, लेकिन बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, और एच के इधर बी बैठेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तो कुछ बन नहीं रहा, इसमें देखना एक दो छोड़ के यहाँ पर ये आ गया अपना, इसमें देखेंगे आगे क्या हो सकता है, वो बाद में की बात है, ठीक है। चलो दूसरा देखो, इसमें एक दिमाग और लगा लेना, ए और बी के बीच में दो लोग बैठे, तो अगर बी यहाँ आ गया तो इधर तो दो लोग हो नहीं पाएंगे, एक दो छोड़ोगे तो इधर एच आ जाएगा, तो बी यहाँ भी नहीं आ पाएगा, तो दो जगह कैंसिल हो गई अपनी, ठीक है ना, क्योंकि फिर ए को कहाँ बिठाओगे, तो बी के लिए दो जगह कैंसिल होगी, आगे बढ़ेगा। ए डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ए जो है ना इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ एच का इमीडिएट लेफ्ट थोड़ी है, तो इमीडिएट राइट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए डज नॉट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो ए यहाँ भी नहीं आएगा आपकी, ठीक है, यहाँ तो ए आ ही नहीं रहा है, बात खत्म। बी डज नॉट सिट एट द एंड, बी एंड में नहीं बैठेगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो बी भैया यहाँ भी नहीं बैठेगा आपका। अब देखो बी के लिए इतनी क्रॉस पोजिशन बन गई, तो बी कहाँ बैठ सकता है, इधर तो बैठेगा नहीं, बी एच के उधर ही बैठेगा, बी की एक तो ये जगह बनती है, एक ये जगह बनती है। अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊंगा, अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊंगा तो ए यहाँ आएगा, और ए यहाँ नहीं आ सकता, तो बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, बी के लिए जगह ये बची, बी के लिए जगह ये बची और बची नहीं कुछ, एक दो छोड़ के ए यहाँ भी आ सकता है, एक दो छोड़ के ए यहाँ भी आ सकता है, डॉट वाली जगह ए आ सकता है, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। वन पर्सन सीट बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, इधर तो बी बैठा है एच और डी के बीच में एक छोड़ के, तो एक छोड़ के इधर डी इधर बैठेगा। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ई, ठीक है ना। बी और डी के बीच में जितने लोग बैठेंगे, तो कितने बैठे, एक दो तीन, ये एक ज्यादा है किससे, सी और ई के बीच में जितने लोग बैठेंगे, तो तीन एक ज्यादा है, तो सी और ई के बीच में कितने लोग बैठेंगे, दो लोग बैठेंगे, सी और ई के बीच में कितने लोग बैठेंगे, दो लोग बैठेंगे, तो ये आगे पीछे से हो जाएगा। तो सी और ई अभी तो है नहीं यहाँ पर कोई, तो सी और ई के बीच में दो लोग बिठाने अपने को, आगे पीछे करके वो बाद में देख लेंगे। सी इज नॉट एडजेसेंट टू बी, सी भैया बी के अगल बगल नहीं बैठेगा, यानी कि सी यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ कि सी यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब आप वैसे ही सोचना, जब भी ये दो दो लोग आते हैं ना इस बीच में, तो कैसे बैठ सकता है, क्या सी और ई एक यहाँ पे बैठ के एक यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। सी और ई एक यहाँ पे बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, तो यहाँ टिक लगा लेना, सी और ई में से एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, सी यहाँ नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सी और ई में से एक यहाँ बैठ सकता है, दूसरा यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। सी और ई में से एक यहाँ बैठ के आगे तो बैठ नहीं सकता, पीछे बैठ सकता, वो तो है, तो एक ही पोजीशन बनती है सी और ई की, उसमें से इसने बोल दिया कि सी यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ई यहाँ आएगा, और तो कोई पोजीशन ही नहीं बन रही है। आ जाओ, एफ से टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में एफ बैठेगा, एच के राइट में एक ही जगह बची है, एफ यहाँ बैठ जाएगा। अब आपको पता है जैसे ही डॉट के ऊपर एफ आया, तो आपको पता है डॉट की जगह क्या आना चाहिए था, ए, तो ए के लिए तो भैया इस डॉट पे तो ये आ गया, तो इधर ही जगह बची, ए यहाँ आ जाएगा, एक बंदा और बच गया भैया, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बच गया, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन तो था ये, लेकिन तरीके से हैंडल करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसके ऊपर देखो, ये बेस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे, मैंने सोल्व करा दिए, पजल मेन सोल्व करा नहीं होता है। चलो भाई, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था, देखो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, क्यों फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इस पर आसानी इतना बना दिए, कोई बच्चा नहीं होगा आप में जैसा जिसने मेरे से इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा होगा। ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैसे देखें, क्यू से टी तक जाना है, और यहाँ बराबर नहीं होता है ना, तो कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बराबर जाने का मतलब मैं समझाता हूँ, कोई नया बच्चा है वो, जैसे एक ग्रेटर देना है, मेरा वीडियो देख लेना भैया, वरदान बेच इनइक्वालिटी से सर्च कर लेना, आ जाएगा 2-3 घंटे में पूरा इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा, बहुत इजी से। फिर भी बेसिक सा बताता हूँ, ये जैसे गेट ये जैसे जहां से खुला होता है ना, उधर से अगर आप जाना चाहोगे ना, तो इधर से इधर आ सकते हो, ऐसे ये आ सकते हो, लेकिन इधर से ऐसे आना चाहोगे तो नहीं आ सकते हो, ये सिंपल सी बात है, मतलब गेट खुला हुआ इधर मानता हूं मैं, बराबर में इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू में भी सेम इसी की तरह है, इधर से जा सकते हो, इधर से नहीं जा सकते, सिंपल है। फिर उल्टे साइन कर दो, उसमें भी वही फंडा है, ठीक है। तो जब आपका ऐसा कुछ दिया हो, तो आपको ये सोचना होता है कि मुझे क्यू से टी खुला, इधर क्यू से टी जाना है, लेकिन नीचे बराबर नहीं है ना, तो क्यू से टी जब भी जाऊंगा ना, तो कहीं न कहीं पे एक जगह बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्यू से टी जाऊंगा, देखो इसमें क्यू से आर जा सकता हूँ मैं, ओपन इधर से, आर से एस भी जा सकता हूँ, क्या एस से आगे टी जा सकता हूँ, गेट ही क्लोज हो गया, नहीं जा पाऊंगा तो गलत हो गया। ये 5 सेकंड में निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन पहला मैं तो बस आपको बेसिक बता रहा था, इसलिए निकल गया, 5 सेकंड में निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर लोगे, अगर मेरा 1 आधे घंटे का वीडियो देख लोगे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बाकी सबने देख रखा होगा। यू से एस आना है, और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए,
यू से टी तो आ गया लेकिन बराबर है, अभी भी ध्यान रखना है। इधर से आ सकता हूँ ना, ऐसे आना है अब, तो इधर से खुला है ना ये, और टी से एस भी आ गया, और इस गेट पे बराबर भी नहीं है, तो सारी चीजें हो गई, यू से एस आ भी गया और एक गेट पे ऐसा भी मिल गया जहां बराबर नहीं हो, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है भैया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो ना जिसको ये नहीं आता हो, तो मेरी क्लास देख लेना एक बार, बहुत आसान है ये। ठीक है ना, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये देखो भैया बहुत सरल है, क्यू से एन आना है, तो कम से कम एक गेट के ऊपर बराबर नहीं होना चाहिए, एक सेकंड में पता चलेगा। देखो क्यू से एन, क्यू एन, एन की साइड ऐसे आऊंगा, पहला गेट ही क्लोज था, खत्म, कहानी गलत। दूसरा देखना रे, आर से एल जाना है मेरे को, आर से कहा जाना है, एल जाना है मेरे को, तो आर से चलूंगा, आर ये रहा, आर से क्यू आया, एल तो इधर है, ये गेट क्लोज हो गया, बीच में खत्म, कहानी। दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो क्या लग रहा है भैया, क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, कि दोनों ही गलत है, नाइदर नोर। ठीक है, इसमें ना बाकी आइदर और का कोई चांस नहीं है। आइदर और कई बार ऐसे, आइदर और कब होता है, जब दोनों एलिमेंट सेम हो। कई बार एलिमेंट सेम दिखते नहीं है लेकिन हो जाते हैं, तो वो केस यहाँ नहीं बनता क्योंकि साइन ही नहीं मैच हो रहे, ग्रेटर देन लेस देन में कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये नाइदर नोर ही होगा। आगे आ जाओ, देखो ए से ई जाना है, इसमें देखो डबल स्टेटमेंट ट्रिपल स्टेटमेंट कहेंगे तो भी ऐसे ही कर सकते हो बहुत आसानी से, बस एक बार क्लास देख लेना जिसको नहीं आता है। ए से ई जाना है अपने को, ठीक है ना, ए से ई जाना है, ए से ई जा रहा था तो ये गेट क्लोज हो गया, खत्म कहानी, कैंसिल। जी से बी जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए, बी ये रहा, जी से एफ तो आ गया, मैं अब आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, ये गेट क्लोज हो गया तो बी तक आ ही नहीं पाऊंगा, गलत हो गए, दोनों के दोनों गलत हो गए। ठीक है ना, दोनों के दोनों गलत हो गए, तो नाइदर नोर आंसर हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 5% UVW X एंड Y आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स, V हैज मोर बॉल्स देन Y। ये तो कोई कंपैरिजन बेस पजल है, आजकल खूब आ रही है, पीओ लेवल पे भी जाओगे ना तो क्या करता है, जैसे इसमें एज भी दे देता है, कई बार कम ज्यादा वेट दे देता है, हाइट दे देता है, कि उनके नंबर्स भी देता है, जैसे यहाँ बोल दे रहे हैं इसके पास कम है इसके पास ज्यादा है, कंपेरिजन हो किसके पास कम ज्यादा है, इसको कंपेरिजन बेस पजल बोलते हैं। तो मेरे 11-11 घंटे के मैंने 2 लेक्चर्स डाले हैं पजल्स के, वो देख लेना, बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं लेकिन हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं फटाफट होते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वी हैज मोर बॉल्स देन वाई। एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें एक ही साइन यूज करना है ग्रेटर देन का आपको, जैसे मान लो कहीं के कहीं आपको लिख दिया गया ए इज लेस देन बी, बोल दिया गया क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको उल्टा ऐसे ही बनाओ, ए इज लेस देन बी है ये भी, लेकिन ऐसे बनाना है, साइन अपने को ग्रेटर देन का दिखना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि एक ही इधर आ रहा है उधर आ रहा है, क्योंकि अपन यही एक ही ग्रेटर देन का साइन ही यूज में लेंगे क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम, तो वो ध्यान रखना है। फिर बोला एक्स हैज मोर बोल्स देन डब्ल्यू, एक्स के पास डब्ल्यू से ज्यादा बोल है, हो जाने दो भैया, ओनली 2 पर्सन हैव द बोल्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में 2 बोल है, तो कैसे हो सकती है, 2 लोगों के पास बोल है, ये वी और डब्ल्यू, आप बोलोगे सर डब्ल्यू इधर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इधर भी आ जाएगा, क्या है। अब देखो पांचवा बंदा इसके इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन इसमें एक चीज तो क्लियर है, इसने बोला है डब्ल्यू से ज्यादा एक्स होगा, तो डब्ल्यू से ज्यादा एक्स होगा तो एक्स तो यही आएगा, तो इसमें तो 5 बंदे पूरे हो गए, इसमें तो 5 बंदे पूरे हो गए, इसमें नहीं हुए, वी के इधर वाई आएगा तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और लास्ट में भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते, और एक्स इधर भी कहीं भी हो सकता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ persons having more balls than V same as the number of persons having less ball than X, यानी V से ज्यादा जिसके पास होंगी बोले, यानी V के इधर जितने लोग होंगे उतने ही लोग X के उधर होंगे, उतने ही लोग X के उधर होंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन ने बोल दिया अपने को, अब इसका मतलब क्या है, अब जो मैं लेक्चर्स बता रहा हूँ 11-11 घंटे बाद रूल में बताया है, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिमिट्री दिखनी चाहिए, जैसे अगर एक्स यहाँ आ गया तो एंड से एक्स एकदम एंड पे बैठा है, तो वी भी एंड पे बैठेगा, मतलब एंड से दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, एक किसी भी एंड से। अगर मान लो एक्स यहाँ आता तो वी यहाँ आता, समझ गए बात को, तो एंड से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे, अगर मान लो वी यहाँ है तो इधर से एक छोड़ के है, तो एक्स भी इधर से एक छोड़ के हो, अगर मान लो एक्स यहाँ है, इधर जो छोड़ के है तो 2 छोड़ के इधर भी वी होगा, मतलब एंड से सिमेट्री दिखनी चाहिए, ये गिनने की जरूरत नहीं है इधर कितने हैं इधर कितने हैं, सिमेट्री दिखनी चाहिए, यही रूल्स में सीखते हैं, इसी से टाइम बचता है अपना।
जब अपने को पता है सिमेट्री दिख रही है तो इसमें तो दिख रही है सिमेट्री, इसमें कैसे होगी, इस वाले के अंदर अगर मैं लगाना चाहूं तो कैसे होगा। इसमें ध्यान देना, अगर मैं सोचता हूं कि पांचवा बंदा इधर आ जाए, पांचवा बंदा इधर आ जाए, तो इधर से एक छोड़ के भी होगा तो उधर से भी एक छोड़ के एक हो जाएगा। अगर मैं सोचूं कि यहां पर आपका क्या आ जाए, यहां पर पांचवा बंदा आ जाए, तो अगर v इधर है तो x इधर आएगा, और x से इधर आ जाएगा तो x तो छोटा हो जाएगा w से, जबकि x इधर आ ही नहीं सकता, w के इधर ही आएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो पांचवा बंदा होगा ना वो इधर ही बैठेगा। अगर यहाँ v आया है इधर से एक छोड़ के, तो आपका x यहाँ आएगा। वेरी सिंपल। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर v के इधर y आना है, तो y के लिए एक ही जगह बची है, और इधर u आना है, ठीक है। अब देखो भाई, v बड़ा है y से, अब इसके अंदर अगर मैं आऊं, ठीक है ना, तो w से बड़ा है, तो शुरू में देख लेना चाहिए था, v बड़ा है y से, अरे है कि नहीं है, तो y और आ गया है, तो 5 और 1 6 लोग हो गए। अरे 6 लोग हो गए कि नहीं हो गए, तो 6 लोग कैसे आ जाएंगे भाई, नहीं आ पाएंगे, हम कहानी, ये बन गया अपना, बस सिंपल है। अब इसके ऊपर देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ, इफ v हैज 20 बॉल्स, v के पास कितनी बॉल है, 20 बॉल है। कैसे हैंडल करते हैं इनको, v के पास कितनी बॉल है, 20 बॉल। देन व्हाट मे बी द पॉसिबल सम ऑफ द बॉल्स ऑफ v एंड u, v एंड u की बॉल का सम क्या होगा, v एंड u। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉल 20 से ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा कम से कम क्या हो सकते हैं भैया, 21 बॉल तो होनी चाहिए, तो 20 प्लस 21 41 तो कम से कम होना चाहिए, और 41 से ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके पास 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, तो कम से कम 41 तो होना ही चाहिए, 41 या 41 से ज्यादा, तो 41 से ज्यादा तो 42 से दे रखा है यहाँ पर, ऐसे ही इसको कर लेंगे, समझ गए। तो ये जो बाद वाले क्वेश्चन है तो अपन कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table but not necessarily in the same order. 4 persons sit at the corners and 4 at the middle of the sides of the table. Persons sitting at the corners are facing away from the center of the table and persons sitting at the middle of the sides of the table are facing towards the center of the table. सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब देखो मैं स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट को, सर्कल को लाइन में बना के करता हूँ नंबर लाइन मेथड से, नंबर से लिख के, ऐसे सीधा लाइन में नहीं बना के, नंबर बना के उसका, ठीक है। तो नंबर लाइन मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं, मेरे कुछ वीडियोस हैं पहले, लेकिन मैं एक नई क्लास और लेके आने वाला हूँ जिसमें नंबर लाइन मेथड को और अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी समझ जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो भैया गिनती लिखनी है 8 के आधे की, ठीक है। तो अपन ने लिख लिया 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, सेम सेम नंबर मिले। अब क्यों लिखिए, यहाँ पर देखो एक स्क्वायर होता है, उसमें ये भी आमने सामने होते हैं, ये आमने सामने, ये आमने सामने, ये आमने सामने, तो मान लो यहाँ एक नंबर है ना, तो इसके सामने एक नंबर होगा, कन्फर्म है ये। अगर यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर होगा, ये कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 3 नंबर होगा तो यहाँ सामने ही 3 नंबर है, देखो यहाँ 4 नंबर होगा तो यहाँ सामने 4 नंबर, तो ये आमने सामने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब बोलोगे सर कॉर्नर का और बीच का कैसे पता चलेगा, अरे अगर ओड कॉर्नर है ना तो सारे ओड ही कॉर्नर होंगे, इवन कॉर्नर तो सारे इवन ही कॉर्नर होंगे, तो किसी को मान लो, या तो ओड वाले को कॉर्नर मान लो या इवन वाले को मान लो, आप खुद ही मान लो। जैसे इसने पीछे बोला कि कॉर्नर्स, ठीक है ना, और कॉर्नर्स वालों की फेसिंग किधर है, और दूसरा ध्यान रखना, इनसाइड फेसिंग है तो नॉर्थ फेसिंग मान लो, आउटसाइड फेसिंग है तो साउथ फेसिंग मान लो, उसी हिसाब से लेफ्ट राइट कर दो, बस सिंपल है। तो देखो 4 पर्सन सीट एट द कॉर्नर एंड 4 एट द मिडल ऑफ द साइड, किसकी फेसिंग इधर है, 8 द कॉर्नर्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर वाले अवे फ्रॉम द सेंटर देखेंगे, ठीक है ना, तो कॉर्नर वालों की हो गई वो साउथ, और मैं मान लेता हूँ कि ओड नंबर पे कॉर्नर वाले में, ठीक है, ठीक है। और जो लाइन में बैठे हैं, लाइन के बीच में मिडल में बैठे हैं ना, उनकी नॉर्थ हो गई, और मैं मान लेता हूँ वो क्या है, इवन पे बैठे हैं, तो इवन वालों की तो नॉर्थ फेसिंग कर दो, ये लो, और इनकी साउथ कर दो, कॉर्नर वालों की, आउटसाइड फेसिंग दिया है ना कॉर्नर का, अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर वालों की अवे फ्रॉम द सेंटर,
एंड द पर्सन सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है ना, तो वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो वो नॉर्थ करा दिया अपन ने। इतना अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने आप होगा, देखते जाओ कैसे हो। बोला वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। फिर आगे डी के बारे में बोलते हैं, डी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, डी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, यानी डी ओड पे नहीं बैठेगा। तो डी अगर ओड पे नहीं बैठेगा तो डी को इवन पे बिठा देंगे। अरे डी ओड पे नहीं बैठेगा तो कहाँ बिठा देंगे, डी को इवन पे बिठा देंगे, कहीं भी बिठा दो, कोई से भी इवन पे बिठा दो, ठीक है ना। डी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, तो डी यहाँ बैठ गया। अब ए और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बोलो सर इधर बिठाओ इधर बैठा है, दो केस बन रहे, बना दो, एक ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, बन जाता है इसके अंदर, ये लो। अरे सिंपल है कि नहीं। अब नॉर्थ वालों की नॉर्थ के हिसाब से लेफ्ट राइट चलना, साउथ वालों की साउथ के हिसाब से चलना। बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में बी बैठा है, तो ये नॉर्थ है, थर्ड लेफ्ट किधर होगा उधर। अब बोलो सर इधर तो एक ही है, थर्ड कहां से लाऊं, अरे ये दोनों जुड़े हुए हैं, अपन ने तो खोला है ना, तो इसके इधर जाना हो तो यहाँ आएगा, इसके इधर जाना हो तो यहाँ आएगा। तो ए के किधर जाना है अपने को, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट पे जाना है, तो ये तो नॉर्थ फेसिंग है, तो इधर जाएगा थर्ड लेफ्ट, एक दो तीन, तो बी इसमें यहाँ आएगा। ऊपर वाले के हिसाब से देखा है तो ऊपर वाले के इसमें लिखना है, इसमें देखना है ए का थर्ड लेफ्ट क्या होगा, इसमें तो नॉर्थ है, थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, सिंपल यही आ जाएगा बी। तो दो केस बनाने में भी जोड़ नहीं है, वरना दो स्क्वायर बनाते रहो, टाइम खराब करते रहो, क्या मतलब है। जी सीट थ्री पोजिशन अवे फ्रॉम बी, जी बी से तीन पोजिशन अवे है, तो तीन पोजिशन लेफ्ट राइट तो बोला, तो दोनों साइड देखो, बी से तीन पोजिशन इधर देखता हूं, देखो एक दो तीन, यहाँ तो डी बैठा है, तो जी कैसे आ जाएगा, तो इधर देखो, इधर तो बोला एक, एक के आगे कहां चला जाएगा उधर, एक दो तीन, अरे सर इधर तीसरे पे डी बैठा है, इधर तीसरे पे ए बैठा है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो जी आएगा कहाँ, तो गड़बड़ क्या है, कैश कैंसिल हो गया, और कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ देखना, देखो बी से थर्ड पोजीशन एक दो तीन, इधर तो ए बैठा है पहले से, इधर तो नहीं आएगा, तो इधर देखो एक दो तीन नंबर ही है, तो यहाँ जी आ जाएगा, सिंपल। अरे आ गया कि नहीं आ गया, तीन प्लेसेस अवे बिठा दिया अपन ने। चलो भाई आगे बढ़ो। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में, ए का राइट ये है, तो ए और जी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, तो छोटा सा लिख लो। एज बिटवीन सी एंड ई, उतने ही लोग सी और ई के बीच में बैठेंगे, तो अपने पास में सिंपल सा एक लॉजिक आ गया कि सी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा आगे पीछे भी, बस इस लाइन का मतलब खत्म। बोला नाइदर सी नोर ई सीट एडजेसेंट टू डी एंड बी, सी और ई डी और बी के बीच में नहीं बैठेगा, यानी इन दो पोजीशन पे सी और ई नहीं बैठेंगे। तो भैया खाली कितनी पोजीशन है, दो ये 8 लोग तो पहले से ही है, दो पे उसने मना कर दिया, तो सी और ई तीन और एक में से कहीं न कहीं पे आएंगे, यहीं आएंगे। अब कौन सा सी कहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा ई कहाँ आएगा ये नहीं पता, तो मान लेते कि सी यहाँ ई यहाँ में एक आ गया, और एक छोड़ा देखो आगे की ओर, और एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सी और ई, क्योंकि ये दो प्लेस थे, यहाँ तो मना कर दिया उसने सी और ई के लिए, तो बचे ही ये दो, और कोई बचा ही नहीं, सिंपल है ना। बस लिख दिया। अब सी और ई का कंफर्म नहीं है तो स्लैश लगा के लिख दो, केस थोड़ी बनाएंगे। आगे जाओ, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी, भैया सी और बी के बीच में जितने लोग बैठेंगे, सी और बी के बीच में जितने लोग बैठेंगे, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में, ठीक है ना, तो सी के राइट से, तो ये सी के राइट से काउंट करना है, तो ये सी के राइट में लिख दिया, क्योंकि अब कितना बड़ा दिया हुआ है तो कितनी बार पढ़ेंगे। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी इज वन मोर देन, ये एक ज्यादा है भैया, किससे एक ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में जितने लोग बैठेंगे, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, और एच के राइट से काउंट करना है, तो मतलब इसके राइट से काउंट करना है, इसके राइट से काउंट करना है, नहीं होता तो सिंपल लिख दे, तो एक ज्यादा है, ये देख लेंगे भाई। एच डजंट सिट एट द कॉर्नर, ठीक है ना, एट एच क्या होगा, कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, अभी एच और एफ ही बचे हैं दो, ये एच एफ ही तो बचे हैं, और तो सब आ चुके हैं देखो। अब एच कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, यानी एच ओड पे नहीं बैठेगा, तो एच यहाँ नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा ना एच, तो एच यहाँ बचा, एफ आ जाएगा। अब कर लो काउंटिंग जैसे करनी है, ठीक है ना, एच और एफ का पता लग जाएगा। एच के राइट से एफ को देखो, एच ये रहा, एच का राइट इधर है, तो एच के राइट से इधर कितने हैं, दो हैं बीच में, तो दो हैं, तो सी के राइट से बी के बीच में कितने होंगे, तीन होंगे कि नहीं होंगे प्लस, तो सी के राइट से बी के बीच में चेंज, तो सी का राइट ये है ना, मान लेते सी यहाँ आ जाएगा, तो सी का राइट किधर होगा, उस साइड से उधर होगा ना, देखो साउथ फेसिंग है उधर होगा राइट, इधर से काउंट किया तो भैया एक दो तीन चार पांच, पांच लोग बैठ गए, तो ये तो सी के राइट से बैठेगा नहीं। इधर देखना सी का राइट किधर है, इधर
तो सी के राइट से बीच में 1 2 3 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसका मतलब सी यहीं आएगा और ई यहाँ आ जाएगा, ये बन गया लो आपका। कैसा भी क्वेश्चन आए इस तरीके से कर दिया करो तुम लोग, तो कोई क्लॉकवाइज गोल वोल घूमने का चक्कर नहीं है, ऐसे करना सीख लो। कैसा भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा वो भी हो जाएगा और केस भी नीचे ऊपर ही बन जाएंगे, झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस कर लोगे इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई हुई है, बहुत सिंपल होती है ये। इसमें मैंने एक 3 रूल सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, 3 रूल सिस्टम से हम लोग निकाल देते हैं सिस्टम्स को। ये 3 रूल सिस्टम किसी को पढ़ना है तो मेरा नाम लिख के अंशुल सैनी बैंकर्स पॉइंट कोडिंग डिकोडिंग ये सर्च कर लेना, आ जाएगा 3 रूल सिस्टम। अगर ये प्री में आती है ना, फोकट के नंबर है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। देखो आपको सिंपल दिया गया है, हिंदी में छोड़े इंग्लिश में पढ़ेंगे, कि इन वर्डिंग को ये लिखा गया है कोड में, इसको ये लिखा गया है। अब किसी का सारा कोड डिकोड करने की जरूरत नहीं। आप तो नीचे देखो कि क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड विल बी कोडेड एज जेड एन की तरफ। मैं रूल नहीं समझाऊंगा, लेकिन साथ साथ में थोड़ा आप समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चों को भी नहीं आ रहा है रूल पर्टिकुलर पढ़ना है तो पर्टिकुलर क्लास देखनी पड़ेगी। देखो कोई भी चीज को अच्छे से सीखने के लिए समय देना पड़ता है। ठीक है, अब आपको यहां पर बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड विल बी कोडेड एज जेड एन की जेड एन को किस वर्ड से कोड किया गया है, ये बोला गया है। मतलब कोड से वर्ड पूछा है, वर्ड से कोड पूछे, कोड से वर्ड पूछे, एक ही बात है। अब आप यहां पर सिंपल सा एक चीज देखो कि ये जेड एन आ कहां कहां रहा है, बस कर्सर जाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर और फटाफट देखते चले जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने देखा सर जेड एन कहां कहां है, जेड एन ये आ रहा है। जैसा कोड का बिहेवियर वैसा ही वर्ड का बिहेवियर, जैसा वर्ड का बिहेवियर वैसा ही कोड का बिहेवियर। क्या जेड एन यहाँ के अलावा कहीं और आ रहा है? नहीं आ रहा सर, जेड एन अकेला है। जेड एन पूरे क्वेश्चन में अकेला है कोड्स के अंदर, तो जेड एन का वर्ड भी पूरे क्वेश्चन में अकेला होगा। क्या हो अब अकेला वर्ड, क्या वर्ल्ड और कहीं आ रहा है? इसमें देखा, इसमें देखा, इसमें देखा, वर्ल्ड कहीं नहीं आ रहा, तो वर्ल्ड भी इसका कोड हो सकता है। अब सीधा नहीं वर्ल्ड पे टिक मार दो ऐसे फटाक से ही। ठीक है, आगे भी देखना है। क्या इकोनॉमिक्स कहीं आ रहा है? ऊपर आ रहा है, तो इकोनॉमिक्स इसका कोड नहीं हो। क्या आउटलुक कहीं और आ रहा है? देखा अपन ने। ठीक है, आउटलुक कहीं भी नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है क्या आउटलुक? कहीं नहीं आ रहा। ना तो आउटलुक इसमें है, ना आउटलुक इसमें है, ना आउटलुक इसमें। आउटलुक भी इसका कोड। क्या अपडेट कहीं आ रहा है? अपडेट तो सर ये आ। तो भैया जेडएन के लिए कोड अकेला, तो वर्ड भी अकेला। अकेले अकेले 2 वर्ड मिल गए अपने को। अरे कितने वर्ड मिल गए? 2 वर्ड मिल गए, एक आउटलुक और वर्ल्ड। देखो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, ये अकेले ही दोनों के दोनों। तो दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। तो ना तो ए को करना है ना आउटलुक को करना है। इसने बोला आइदर वर्ल्ड और आउटलुक, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसको टिक करना है। कई बार इसमें दे सकता है कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड तो वो भी आंसर हो जाता है। अगर इसकी जगह इधर और नहीं दिया होता ना तो सीधा लिख देता कांट बी डिटरमाइंड, यानी पता ही नहीं लगा सकते। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन पता कैसे लगा है? 3 रूल सिस्टम में बोला गया है कि अगर कोड अकेला है तो उसका वर्ड भी अकेला होगा। तो मैंने अकेले अकेले वर्ड देख लिए भाई, पूरे क्वेश्चन में वर्ड देखो अकेला ही है, कहीं भी दूसरी जगह नहीं। आउटलुक भी बस जुगाड़ है, जुगाड़ बनाया हुआ है 3 रूल का, तो बस उससे कर दिया अपन ने। आगे आ जाओ। व्हाट विल बी द कोड फॉर द स्लोव्ड? इसका कोड क्या होगा रे? ये देखना है अपने को। तो ढूंढो भैया ये वर्ड है कहाँ। ठीक है, वर्ड बोला है तो देखो वर्ड एक तो यहाँ है और कहीं है, इसमें है, इसमें है, कहीं नहीं है भैया। स्लोड सिर्फ यहाँ है, कहीं भी ढूंढ लो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये अकेला है तो इसका कोड भी अकेला होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसका कोड भी अकेला होगा। तो कोड देखो, क्या आई आर अकेला है? ऊपर देखा कहीं भी आई आर नहीं, तो आई आर अकेला है। क्या बी डी अकेला है? बी डी तो ऊपर आ गया तो अकेला नहीं है। क्या सी एक्स अकेला? सी एक्स ऊपर आ गया तो ये भी नहीं है। क्या जे क्यू अकेला है? ऊपर कहीं भी देखा जे क्यू नहीं, तो ये भी अकेला, ये भी अकेला। यानी कि स्लोड का कोड आई आर भी हो सकता है और जे क्यू भी हो सकता है। जे क्यू ही है ना, जे क्यू भी हो सकता है। तो भैया जे क्यू दे रखा है, आई आर अलग अलग दे रखा है, तो ये ऐसे नहीं करेंगे। आइदर और दिया होता तो कर लेते। अब आइदर और इसमें है नहीं, तो सिंपल सी बात है भैया, कांट बी डिटरमाइंड, यानी सोल्व नहीं हो सकता ये। ठीक है, आ जाओ देखो आगे। नेक्स्ट में बोल रहा है विद नेशन इज कोडेड एज यूवीपीबी, यानी कि ये जो कोडिंग दी गई है ना, इसमें एक लाइन और ऐड कर दी है यहाँ पर। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ग्रोथ विद? तो ग्रोथ विद का कोड क्या होगा? अब अपने को ग्रोथ विद का कोड निकालना है। ठीक है जी, तो ग्रोथ देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। तो मैंने ढूंढा भैया ग्रोथ कहाँ आ रहा है, तो मुझे एक यहाँ मिला, मिला। ठीक है, इसमें तो आ नहीं रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कॉमन कोड देखो, तो क्या एम जे कॉमन है? नहीं है। क्या आर एस कॉमन है? नहीं है। क्या वाई डब्ल्यू कॉमन है? क्या पीबी कॉमन है? पीबी। दो कोड कॉमन आ गए।
कॉमन कोड वाले में आपको क्या देखना होता है कि ये जो दो कोड आ रहे हैं इनमें से कौन सा होगा, या तो आइदर होगा, सीधा आइदर और नहीं करना है अपने को, सीधा आइदर और नहीं करना है अपने को क्या करना होता है कि जो दो कोड आइदर और हो सकता है, लेकिन ये दो कोड जब आ गए तो बचे हुए सेंटेंस में देखो क्या इनमें से कुछ आ रहा है, YWP भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ने एक सेंटेंस और ऐड करके दिया है, क्या यहाँ पीबी आ रहा है, आ गया यहाँ पीबी, इसका मतलब पीबी इसका कोड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बताओ ग्रोथ आ रहा है क्या, तो यहाँ पीबी कैसे आ गया, फिर पीबी इसका कोड नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, तीसरी जगह भी नहीं आना चाहिए, तीसरी जगह आ रहा है तो ये भी कैंसिल, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ग्रोथ का कोड तो YW ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोड पता करना है विद का, विद का कोड क्या है। ठीक है, तो आप देखो भैया विद कहाँ कहाँ आ रहा है, क्या यहाँ विद आ रहा है, कहीं यहाँ आ रहा है, कहीं भी विद आ ही नहीं रहा है ना, कहीं भी विद नहीं आ रहा है, तो विद अकेला है तो ये सब में अकेला होना चाहिए। क्या यूवी कहीं आ रहा है ऊपर, कहीं भी नहीं आ रहा, क्या पीबी आ रहा है, पीबी तो अभी देखा था यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो पीबी कैंसिल हो गया, तो इसमें कोड कौन सा अकेला है, सिर्फ यूवी अकेला, तो यूवी हो जाएगा, इन दोनों का कोड मिला के ऑप्शन आ रहा है ए, तो ये आंसर। ठीक है, अब चलो आगे। ठीक है, कई तो सेम ही आ जाते हैं, अपन वैसे ही देख लेंगे ग्लोबल यहाँ है और कहीं है ग्लोबल, ठीक है ना, तो ग्लोबल का मतलब ग्लोबल अकेला है, तो इसके वर्ड भी क्या होंगे, अकेले होंगे सॉरी, क्या एमजी अकेला है, बिल्कुल अकेला है, क्या आरएस अकेला है, आरएस तो नीचे आ रहा नहीं है, क्या वाईडब्ल्यू अकेला है, नीचे आ रहा है, क्या पीबी अकेला है, पीबी नीचे आ रहा नहीं आ रहा, तो एमजी हो जाएगा, तो ग्लोबल का कोड क्या हो गया, एमजी होगा, तो ये तो गलत बात है। फिर देखो डाउन, डाउन का कोड है DW, डाउन ये रहा एक, तो डाउन है क्या, कहीं कहीं भी डाउन नहीं है, डाउन भी अकेला होगा, क्या IR अकेला है, बिल्कुल अकेला है, देखो ऊपर कुछ नहीं, क्या BD अकेला है, BD अकेला नहीं ऊपर आएगा, क्या CX अकेला नहीं ऊपर आएगा, क्या JQ भी अकेला है, JQ अकेला, IR और JQ में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो डाउन का भी ये गलत है मान। ठीक है, अब इसमें देखो एक टेक्निक और बताऊंगा बाद में, अपडेट, अपडेट का क्या है शुरू में बताऊंगा तो आप उसको ना ध्यान नहीं दोगे। अपडेट का देखो, अपडेट ऐसे सीख भी लो, इसके चक्कर में कोड निकालना, अपडेट और कहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो अपडेट भी अकेला होगा। ठीक है, तो ये फिर से वही हो गया, अकेला कौन सा है इसमें, तो IRJQ अकेला है, BD और CX तो कैंसिल हो गए, IRJQ कहीं नहीं है तो अपन निकाल ही चुके, तो IRJQ में से कुछ होगा तो अपडेट का भी ये नहीं होगा। आ जाओ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहाँ है रे, इकोनॉमिक्स एक तो ये रहा, एक ये रहा, ऊपर वाले दो में कॉमन होना चाहिए, तो क्या MJ कॉमन है, नहीं है, क्या RS कॉमन है, क्या YW कॉमन है, नहीं है, क्या PB कॉमन है, नहीं है, तो RS क्या कॉमन है, RS कॉमन है, तो ये सही हो गया। अब देखो मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझना उस बात को। ठीक है, जब भी अगर आप ऐसे सोचोगे, आप पेपर बना रहे हो, आपको देखना है कि ये चार चीजें चेक कराने, तो आप एग्जामिनर तो सोचेगा बच्चे का टाइम खराब करूं मैं, तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे ऑप्शन चेक करना, लास्ट वाले से चालू करो, डी फिर सी फिर बी फिर ए अगर करना पड़े तो लास्ट वाले से चालू करो, देखो लास्ट वाले आंसर है, क्योंकि उसको पता है मूर्ख आदमी होगा पहले चालू करेगा, तो हमेशा एग्जाम यहाँ तो अपने सीखने के लिए कर लिया, एग्जाम में चालू करना है लास्ट वाले ऑप्शन से, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, बस इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादातर केस में से होता है लास्ट वाला ऑप्शन ही होता है, जब सारे के सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं उस टाइम पर। ठीक है, चलो चैलेंजेस का कोड क्या होगा, ये एक आप लोग कर लेना भैया, कमेंट बताना मेरे को फटाफट 10 सेकंड में करके कमेंट कर दो, फिर ये आएगा इसका आंसर, कर लेंगे फिर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करना भाई इसका कोड क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला नेसेसरी, ये वर्ड तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस अगर क्लियर नहीं समझ में आ रहे हो ना तो वो कर दिया करो, छोड़ दिया करो अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश की इतनी बड़ी वोकेबलरी तो अपने को समझ में आती नहीं है। इसने क्वेश्चन बोला इफ वी फॉर्म ए 5 लेटर मीनिंगफुल वर्ड, 5 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड होता है विद सेकेंड थर्ड फोर्थ सेवंथ एंड एट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड, यानी लेफ्ट एंड से सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ तो CEC हो जाएगा, ECE हो जाएगा, ECE, ये 3 लेटर तो ये हो गए, फिर ये 4 5 6 7 8 का मतलब A और R। अब इन 5 लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब देखो कई बच्चे सोच पाएंगे, कई नहीं सोच पाएंगे, अब इसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड कोई नहीं बनता है। ठीक है ना, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, लेकिन उसके लिए उसने बोला है देन व्हाट, एक से ज्यादा ही बन सकता है, अब कितना सोचोगे तुम लोग, जैसे क्वेश्चन अगर सीधा समझ में आए तो ठीक है, वरना मत करा करो। देन व्हाट वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द राइट एंड,
अब बने तब वो होगा ना राइट हैंड से। इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फाउंड देन मार्क द आंसर इज एक्स। तो एक्स आंसर है इसका, तो यही आंसर है। लेकिन एग्जाम में बहुत बार सबको पता नहीं चल पाता, तो सिंपली कोई वर्ड बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो स्किप कर दिया करो इससे क्वेश्चन को, ज्यादा दिमाग और टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, एक आधा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड का, ये करना है, ये नहीं छोड़ना है अपने, ठीक है ना, ये नहीं छोड़ना है बिल्कुल। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, फीचर्स ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसे बोल रहा है कि जैसे ए और सी है, मान लो मैंने एक वर्ड लिखा ए सी बी, ये मान लेते हैं मीनिंगफुल, कैसा भी वर्ड है ये। तो इसमें अगर मैं देखूं ना, तो देखो ए बी सी लिखो, तो ए और सी के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी एक ही लेटर का अंतर होता है, और इस वर्ड में भी एक ही लेटर का अंतर है। ऐसे ही ए और बी के अंदर भी 0 लेटर का फर्क है अल्फाबेटिकल सीरीज में, और इस लेटर में भी उतने। तो मतलब अल्फाबेट्स में जैसे मान लो ए डी टी सी ई, अब ए और ई के बीच में कितना अंतर है, 3 लेटर्स का ही अंतर है, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो बी सी डी ई आना है, और इसमें भी लेटर्स का 3 ही फर्क है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि 2 लेटर्स के बीच में डिक्शनरी में भी उतना ही फर्क होना चाहिए जितना इस लेटर के अंदर फर्क है, आगे भी पीछे भी। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, इसको ऐसे पेपर पे लिख लेना, ठीक है ना। पेपर पे लिखना तो पेपर पे लिख लेना, वरना ऐसे कर्सर घुमा घुमाई कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसको आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे कर्सर से कर लेना, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखा है मैंने जानबूझ के, समझ में है। इसके लिए आपको ए से जेड तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए, और बहुत जगह काम आती है, सिर्फ एक नंबर के लिए काम की बात नहीं है, सब लोग सीख लेना, बहुत आसान है। एक से लेके जेड तक की नंबरिंग, मतलब ए का नंबर 1 हो गया, जेड का 26 हो गया, ऐसे। अब वो नंबर दिमाग में तो कोई टेंशन नहीं है। अब गिनती बोलनी चालू कर दो आप, ये एफ क्या है, 6 नंबर पे है, अब इसके आगे गिनती बोलो, ठीक है ना, 7 8 9 10, अब जहां मैच हो जाए वहीं पेयर बन गया। यहां बोला 6 नंबर, 7 8 9 10 11 12 13, कहीं भी मैच नहीं हुआ, खत्म कहानी। अब ई के पीछे भी गिनना है, आगे भी गिनना है। ये 5 नंबर पे 6, तो 5 6 लगातार होते, पेयर बन गया। ये 5 है, फिर आगे गिनना है अपने को, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, कुछ भी नहीं बन रहा है, खत्म। फिर देखो ए 2 3, आगे भी नहीं बन रहा, ए 2 3 4 5, और आगे 6 में कुछ भी नहीं बनेगा। पीछे देख, पीछे तो बन ही नहीं रहा है। फिर टी का देखा 20, टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, 20 21, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 22 23 24 आगे है ही नहीं, और 20 से बड़ा पीछे कुछ है ही नहीं, तो 20 21 का ही बन गया। 21 से बड़ा कोई है यहाँ पर, 22 23 24, 22 23 24 कुछ भी नहीं है, तो 21 को भी छोड़ दिया। आर है 18 नंबर पे, आर हो गया 18 19, नहीं सॉरी, आर तो 18 पे नहीं, 19 20, तो ये तो नहीं बनेगा। इधर देखना, आर 18 19 20, देखो एक पेयर ये बन गया। फिर 21 22 23 कुछ भी नहीं बना। ई 5 नंबर पे है, तो 5 पे 6 7 8 9 10 11 कुछ भी नहीं है, 5 6 नहीं है। एस 19 पे है, 20 21 22 23 कुछ भी नहीं है आगे बढ़ा। कितने पेयर बने, 1 2 3 4, तो 4 पेयर बने। ऐसे गिनती बोलना सीखना है फास्ट फास्ट, ठीक है। तो ये गिनती बोलना सीख गए तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आ गई है एक बॉक्स पजल, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे एक बार। सारे बच्चे है ना, इसको देख लो, पढ़ लो पूरा एकदम, पढ़ लो पोज करके, मैं साइड में हो गया हूँ, पोज करके सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि भैया पोज करके बोला है सोल्व करने के लिए, आपने कर लिया होगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं हो तो यहाँ पे मैं सोल्व कराने के लिए हुई, फिर मैं किस लिए हूँ फिर। लेकिन प्रयास नहीं करोगे ना, तो फिर आपका हाथ पे बैठेगा पजल्स के ऊपर। हाथ बैठने का मतलब आपकी हैबिट नहीं बनेगी, प्रैक्टिस नहीं बनेगी, तो उससे दिक्कत होगी, तो वो जरूर करनी है आप लोगों को, ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ पर फटाफट। देर आर 8 बॉक्सेस placed one above the other in such a way that the bottommost box is numbered as 1 and just above the box is numbered as 2 and so on till the topmost box is numbered as 8. 5 boxes are placed above box F which is placed above box H. ये बोला है कि अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग मत कर देना, नहीं तो बिठा नहीं पाओगे फिर। तो हमेशा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ऐसी चीजें करो, कि जैसे ये नंबरिंग दी गई है, इसको बाद में लगाओ। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि ये जो नंबरिंग लगाने से काम हो जाए आपका, लेकिन कई क्वेश्चंस में नहीं होगा, और नंबरिंग की वैसे इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती बॉक्स पजल में, ठीक है। नंबरिंग की बात होगी तब देखेंगे अपन की नंबरिंग किस हिसाब से जरूरत पड़ रही है, तब लगा लेंगे। स्टार्टिंग में नंबर लगाया करना मत स्टार्ट कर दें, जिसमें लीनियर में बताता हूँ कि सीधे लाइन बना के मत चालू किया करो। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन क्वेश्चन फंसने से बचाती हैं। तो अब एफ के ऊपर 5 बॉक्स बनाने हैं,
वहीं बना देंगे एफ, ये रहा 1 2 3 4 5 बना दिए एफ के ऊपर, ठीक है ना। 5 ऊपर है, एक ये खुद हो गया तो 2 नीचे होंगे, ठीक है ना। और ये जो होगा ना एफ, वो एच के ऊपर बैठेगा। एच के ऊपर बैठने का मतलब एच यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। हाँ दो केस। अब देखो भाई एच यहाँ भी बैठ सकता है, एच आपका यहाँ भी बैठ सकता है, बैठा दिया। 3 boxes are placed between box D and box H। नीचे तो हो नहीं सकते, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ डी आ जाएगा। इसमें देखना 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर डी आ जाएगा। द सम ऑफ द बॉक्स नंबर ऑफ सी एंड बॉक्स एच इज इक्वल टू द बॉक्स नंबर ऑफ जी विच इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स बी। अब आप बताओ, अब नंबर का खेल आया थोड़ा, तो यहाँ पे खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी और एच का नंबर जो होगा, बॉक्स का नंबर होगा, वो जी के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स बी, यानी जी जो होगा वो बॉक्स बी से नीचे रखा जाएगा। भैया बॉक्स बी से नीचे जी रखा जाएगा। अब क्या इसी लाइन से मैं कंक्लूजन में निकाल सकता हूं क्या? अगर मान लो सी और एच का नंबर जोड़ के जी का नंबर बनेगा, तो जी का तो ज्यादा ही नंबर होगा, ज्यादा नंबर का मतलब ऊपर का होगा, क्योंकि 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे होगी। तो बताओ क्या इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सी और एच के ऊपर होगा जी हमेशा? तो सी और एच में ऊपर होगा। अब सी और एच आपस में कहा होंगे नहीं पता, लेकिन सी और एच दोनों से ऊपर जी होगा, ठीक है। और फिर उससे ऊपर क्या होगा? बी होगा। अभी उसका यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखो एक चीज, अभी कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ई विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स एच। बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ई, ई के ऊपर ए आएगा, ठीक है जी। विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स एच, इस ई के बारे में बोल रहा है कि एच के नीचे नहीं बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा तो ऊपर ही बैठेगा एच के, तो नीचे नहीं बैठेगा तो ऊपर बैठेगा। जब ऐसी इंफॉर्मेशन हो ना, एक ही बंदे के ऊपर इतने बॉक्स देखो तो ध्यान से देख लिया करो उसको। एच के ऊपर ई ए भी बैठेगा, एच के ऊपर जी और बी भी बैठेगा, यानी एच के ऊपर 4 लोग तो आने आने चाहिए। यहां देखो एच के ऊपर 1 2 3 4 ही जगह है, वो 4 जगह तो ये रोक लेंगे, तो सी कहाँ आएगा? सी के लिए जगह ही एक बचती है, इसमें तो ये बचती है, ठीक है। इसमें देखना एच के ऊपर 5 लोग है, तो कहीं भी ये 4 भी आ सकते हैं और 5वां सी भी आ सकता है, तो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते इसका। फिर यहां मैंने इसमें देखा कि सी और एच की पोजीशन प्लस की, यानी कि 1 + 2 3 नंबर, या सी की 1 नंबर, एच की 2 नंबर, तो 3 नंबर पे क्या आना चाहिए? जी। 3 नंबर तो पहले से ये बैठा है, तो जी कहाँ आएगा? तो कोई कैंसिल हो गया, बस इतना ही है। अब इसमें आ जाओ, सर इसमें क्या करेंगे? अब इसमें देखो नंबरिंग वाला खेल तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब सोचो, इससे कुछ हो सकता है, इससे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। कितना आप सोचोगे? सी यहाँ वहां, तो आप पहले इस पे सोचो। इसमें सिंपल है, एच कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। अब आप सी को सोच सोच के देख लो किसी कहाँ आ सकता है। अब एक पोजीशन नीचे सी आ जाएगा 2 नंबर पे, तो जी को 3 नंबर पे आना चाहिए ना, एक में जोड़ते जाओ 2, 3 नंबर दे बैठा है तो नहीं आएगा। यहां आ जाएगा तो 4 नंबर, 4 + 1 5, 5 नंबर पे तो डी बैठा है, तो 5 नंबर पे भी नहीं आ पाएगा। एक सी के लिए ये पोजीशन बची, सी यहाँ आएगा, सी 6 नंबर पे, तो जी 7 नंबर पे यहाँ आ जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर सी यहाँ आ जाएगा 7 नंबर पे, तो जी यहाँ आ जाएगा 8 नंबर, 2 केस बन गए। तो फिर जी की तरफ देखो, 2 केस जब बनते हैं तो जी के ऊपर भी बी आएगा। अगर यहाँ आएगा तो जी यहाँ आएगा, तो जी के ऊपर बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर सी आ गया, सॉरी, हाँ यहाँ अगर सी आ गया तो जी यहाँ आएगा, और फिर बी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये वाला सी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो सी की पोजीशन ये बनती है और जी की ये बनती है, सिंपल है। सी 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, 1 प्लस कर दिया, इतना होता ही। जी के ऊपर बी आएगा, बी लिख दिया। फिर एच के ऊपर ई और ए सीक्वेंस में आएगा, पहले ई फिर ए, तो 2 ही जगह बची, यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ ए आएगा, सिंपल। तो ये बन गई लो सीक्वेंस। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। नंबरिंग देखोगे तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8, अगर आपको नंबरिंग की जरूरत पड़े तो लगा लेना। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब देखो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत कम एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन या नहीं 5 क्वेश्चन पूछ लिए क्या? 5 क्वेश्चन पूछ लिए। ये कई बार आ जाती है, आरआरबी पीओ क्लर्क में भी आती है, और कई बार ऐसे एग्जाम्स में आ जाती है। अब इसके अंदर देखो ये नंबर्स में भी आ जाता है कई बार, और ये आपका वर्ड्स में भी आ जाता है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात ये कि आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, और अगर लेटर्स के वर्ड, लेटर्स को मिला के वर्ड बना के दे रखे हैं, तो वर्ड के नंबर जो होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, यानी ए का 1 नंबर और जेड का 26 नंबर के बीच में सारे नंबरिंग आपको लेटर्स के याद होने चाहिए। अगर लेटर्स के नंबरिंग नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है भैया। लेटर्स के नंबरिंग याद होने चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम खराब हो जाएगा।
अब ये लगता सबको आसान है कि सर बहुत आसान है, दाएं बाएं कराएगा, कुछ अक्सर प्लस माइनस कराएगा, लेकिन वो सारी चीजें दिमाग में ही सोचनी है और सोच सकते हैं बहुत इजीली, इसलिए बोल रहा हूँ सोच सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन कर लिया इसके लिए तो बहुत फास्ट हो जाएंगे पांचों के पांचों क्वेश्चन। देखो फटाफट देखते हैं, देखो पांचों के पांचों क्वेश्चन। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड, यानी कि जितने भी अल्फाबेट है ना वो विद इन वर्ड है ना, आपके लेफ्ट से राइट की जो है ना उसमें मैनेज कर लो आप लोग, लेफ्ट से राइट में मैनेज कर लो। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप दिमाग में सोचते चलो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये 9 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है। तो आई एन टी बनेगा। दिमाग में सोचा आई एन टी कोई मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं है भैया। इसमें देखा सी 3 नंबर, ये 20 नंबर के पहले से ही सीक्वेंस में, तो सी टी यू भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। इसमें आई एन एस बनेगा, तो आई एन एस भी कोई वर्ड नहीं बनता। ठीक है ना। इसमें टीओपी है तो ओपीटी 15 16 20 ऐसे, तो दिमाग में समझना ओपीटी, ओपीटी एक मीनिंगफुल वर्ड है। ओप्ट आउट ऐसे सुना है ना आप, तो वो ओप्ट यानी कि ग्रहण करना एक तरीके से, तो ये इसका एक बन रहा है। इसमें देखना ए ई आर, ए ई आर भी कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है ना, तो ये भी नहीं बनता, एक वर्ड बन रहा है मीनिंगफुल बस। अगर मीनिंगफुल वर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना, बाकी तो कर लो आराम से, बाकी देखो बहुत आसान आते हैं। If in each of given words, each of the consonant is changed to just succeeding letter, succeeding मतलब आगे वाले लेटर, तो आप छोटा सा लिख लेना पेपर पे कि कॉन्सोनेंट में एक प्लस करना है, एंड ईच वोवल इज चेंज टू जस्ट प्रीसीडिंग लेटर, और वोवल में एक माइनस करना। आप ध्यान से देखना, इसमें टेक्निक बताऊंगा एक जल्दी करने की। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एटलीस्ट वन वोवल, कम से कम एक वोवल होना चाहिए। कंसीडर द सर्कल ऑफ ए से जेड मींस जेड कम्स बिफोर ए, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो अपन कंसिडर कर लेंगे। अब ध्यान देना आप लोग, किसी भी वोवल में प्लस माइनस कर दूंगा मैं, चाहे वो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी एक प्लस कर लेना, चाहे माइनस कर देना, कभी भी दोबारा वोवल नहीं बनेगा। तो इसका तो हो गया लॉजिक खत्म। और वोवल में प्लस वन माइनस वन कर दिया तो भी वोवल नहीं बनेगा, यानी कि वो कॉन्सोनेंट बन जाएगा। तो पहले से अगर कोई वोवल है तो वो तो कॉन्सोनेंट में चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, पहले से अगर कोई वोवल है वो तो कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सोनेंट ही वोवल में चेंज हो सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझो, 5 वोवल होते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस करके देखना एक एक लेटर आप लोग, तो कभी भी वो दोबारा वोवल नहीं बनेंगे, तो वो तो कॉन्सोनेंट चले गए। कॉन्सोनेंट में ही कुछ प्लस माइनस करके वोवल बन सकता है। अब मैं सबको सब में वहां पे देखना है मेरे को कि भैया कम से कम एक वोवल तो होना चाहिए, कम से कम एक वोवल तो होना चाहिए। अब मैं देखो टी 20 नंबर पे है, 21 नंबर पे यू आता है, प्लस वन करना है तो यू आता है, इसमें तो वोवल हो गया, तो बात खत्म। बस मेरे को बाकी चेक करने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है मेरे को। फिर सी है, इसमें एक प्लस करो, डी नहीं बनेगा। टी फिर यू बन गया, टी 20 प्लस 1 यू बन गया, तो इसमें भी वोवल बनेगा। इसमें देखना एस 19 नंबर पे 20 नंबर पे टी आता है, ये 9 नंबर पे, क्या इस आई को चेक करूंगा मैं? नहीं करूंगा। आई के ऊपर दिमाग नहीं है, वोवल है, मेरे को पता है वोवल बनेगा, कॉन्सोनेंट बनेगा, तो वोवल को छोड़ ही देना, क्योंकि चेंज होने के बाद वोवल है कि नहीं ये पता करना है। एन 14 नंबर पे है, ठीक है ना, 15 नंबर पे ओ आता है, ओ वोवल है कि नहीं है, तो इसमें भी वोवल होगा, इसमें भी वोवल होगा। टी फिर से आ गया तो यू बनेगा, तो फिर इसमें वो वोवल बनेगा। ई को और ए को तो मैं चेक करूंगा नहीं, आर को चेक कर लूंगा, आर 18 नंबर पे 19 नंबर पे ऐसा आएगा, क्या उसमें वोवल होगा? नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा, बाकी चारों में होगा, तो 4 हो गया आंसर। अब देखो भाई 3 1 2 तीन ऑप्शन ये दे रखे। अब ऑप्शन देखना भाई, ऑप्शन से कई बार गेम कर जाता है। ठीक है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया ई आंसर आएगा कि सी आंसर आएगा। बोलो भाई, सोचो एक बार 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में सोचो कि ई आंसर आएगा कि सी आंसर आएगा। बोलो भाई। 2 सेकंड सोचो, मैं रुका इसलिए हूँ। नन ऑफ दीज नहीं करना है आंसर, ठीक है ना, या नन करना है। नन का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें वोवल बन रहा हो, तब नन करते। जब सारों पे ही क्रॉस लग जाता है, यहाँ नन ऑफ दीज हो। सोचना इस पे, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। तो यहाँ ये नन दिया हुआ है, नन का मतलब जीरो मानो आप। क्या है? जीरो, कि ऐसे जीरो वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई करो इसको। If W is added at the start of each of the given word, how many meaningful word thus formed using the given words? W ऐड करके देख लो। ठीक है, WTIN कुछ भी नहीं बना, WCTU कुछ भी नहीं बना, WSIN
WTOP नहीं बनना, WERA भी कोई वर्ड नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई बन रहा है, तो नन ऑफ दिस यहाँ पर मैं आंसर टिक करूंगा। ठीक है, समझ गए? नन ऑफ दिस नहीं, नन, यही है कंफ्यूजन इसमें। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं बनेगा, तब नन आंसर किया है। ठीक है, तो नन आंसर होगा। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ऑप्शन पे गलत टिक करवाता है, उसका मकसद ये रहता है कि भैया ऑप्शन ही गलत करवा दो इसके। ठीक है, आ जाओ। बोला हाउ मेनी वोवल्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, सेकेंड वर्ड ये हो गया लेफ्ट हैंड से, और थर्ड लेटर हो गया यू, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर एस। ठीक है ना, एस 19 नंबर पे आता है, ये 21 पे आता है, तो बीच में इनके टी आ रहा है, वैसे और कोई आता ही नहीं है। पूछा क्या है, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर बिटवीन, इन दोनों के बीच में वोवल है ही एक बेचारा टी, और वो वोवल कहाँ से होगा? तो क्या आंसर करोगे, नन ऑफ दीज करोगे या फिर नन करोगे? है, नन का मतलब जीरो है यहाँ पे, नन का मतलब क्या है, जीरो है यहाँ पर, तो ये नन आंसर करना है। ठीक है, तो ये छोटी पुट चीजों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। अब यही तो होता है, कई बार बच्चे को क्या लगता है कि सर मुझे आ रहा है, लेकिन वो जब एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है ना, इनको ध्यान में रखना होता है। इफ द गिवन वर्ड्स आर, ये मतलब लगभग सारे बच्चों को पता होगा, जिसको पता है स्मार्ट बन रहे हो, क्या बता रहे हो सर, हमें तो आता है भाई, वो तो नहीं पता होता, उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दिल में नहीं लेनी कोई बात। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। यानी लेफ्ट से इधर की ओर डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स को सेट करना है, तो राइट से दूसरा कौन सा होगा? अब देखो, सब मतलब डिक्शनरी के हिसाब से मतलब सबसे छोटा वर्ड पहले होगा और सबसे बड़ा लास्ट में होगा, ऐसे ही तो होगा ना वर्ड। डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम सबसे छोटा मानते हैं, जेड वाले को सबसे, तो इधर सबसे बड़ा होगा। अब लेफ्ट से राइट सबसे बड़ा पूछा है मुझे, और फिर मुझे पूछा कि राइट हैंड से दूसरा कौन सा होगा, तो मुझे से पूछा क्या गया, आप सीधा वो पता करो, सेकंड दूसरा वर्ड बड़ा कौन सा है, वो देखो। ठीक है, सेकंड दूसरा बड़ा भैया देखो, टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड है सबसे बड़े, तो दोनों। अब इन दोनों में पहला लेटर तो सेम है, पहला लेटर तो सेम है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? दूसरे लेटर पे देखो, सबसे बड़ा तो ओ है यहाँ पर, और फिर सेकंड पे, ये तो सेकंड पूछा है, तो टिन होगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि टिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ब्लड रिलेशन का यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो फटाफट देख लेते हैं कि भैया क्या बन रहा है। देर आर 7 मेंबर्स इन ए फैमिली, 7 मेंबर है भैया फैमिली के अंदर। ठीक है, लिख दिया छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन। ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन ही बनानी है, चौथी भी नहीं बनानी, दो ना, दो में ना, एक में ना, चार में, सिर्फ 3 जनरेशन बनानी है। इन विच देर आर 2 मैरिड कपल, अब 2 कपल भी बनाने अपने को। ठीक है जी। आर इज द फादर ऑफ डी हु हैज 1 ब्रदर। आर भैया फादर है डी का, आर को फादर बना देंगे, डी का क्या दिक्कत। हु हैज 1 ब्रदर, इसके एक भाई है, एक भाई बोल दिया, इसका मतलब डी के एक ही भाई हो सकता है, और कोई भाई नहीं हो सकता, मतलब इसके एक ही भाई है डी के, बहन और हो सकती है लेकिन भाई एक ही। तो जब भी ऐसा कुछ बोले ना, एक स्टार लगा दो, मतलब इसके अलावा इन भाई बहनों में और कोई मेल नहीं है। इसके अलावा ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नया आएगा वो नहीं होगा। ये बहन एक भाई है, अभी इसका नहीं पता अपने को, ये हो सकता है, लेकिन इसका एक ही भाई है। जैसे मेरा, हम 2 भाई हैं, तो मेरा एक ही भाई हुआ, उसका भी एक ही भाई हुआ, लेकिन हम दोनों तो आपस में मतलब भाई भाई हुए ना, तो ये भाई हो सकता है, लेकिन तीसरा नहीं है यहाँ पर कोई भाई, बहन हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से, बस छोटी छोटी वर्डिंग को खेल होता है यहाँ पर। जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। जी है ना, टी की डॉटर इन लॉ है, तो थोड़ा साइड में बना देते हैं इसको ना, टी की डॉटर इन लॉ है जी, भैया टी का कोई बेटा होगा, उसकी शादी किससे हुई होगी? जी से हुई होगी, और ये कपल है, तो बात खत्म। क्यू इज द वाइफ ऑफ टी, क्यू वाइफ है टी की, तो टी क्या होगा? हस्बैंड ही होगा, ये भी एक कपल है, 2 कपल तो बन गए भैया। एफ इज द एल्स अंट, एफ जो होगी ना, एल की अंटी होगी, तो ये अंकल अंट अपन लास्ट में बनाते हैं, एक बार छोड़ देते हैं। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी की सिस्टर इन लॉ है कौन? एफ। तो भैया यहाँ 2 ही कपल मैरिड हो सकते हैं, तो मैरिड तो और कोई हो नहीं सकता, तो जी की सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है? एफ, जब उसके पति की बहन हो जाए तभी हो सकती है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। एफ हैज नो नीस, एफ के कोई नीस नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई फीमेल नहीं आएगी, यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर कोई फीमेल नहीं आएगी, नीस नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई फीमेल नहीं आएगा इसके कपल के, या तो बच्चा होगा ही नहीं।
अब ये बच्चे भैया इन दोनों को मर्ज कैसे करोगे? 3 ही पीढ़ी बनानी है इसमें, सॉरी 3 ही पीढ़ी बनानी है इसके अंदर, और 3 पीढ़ी जब आप लोग बनाओगे तो भैया एक मेल को सेट करके नीचे लाना है, ये तीसरी में लाना ही पड़ेगा क्योंकि तीसरी में कोई है ही नहीं। अब इसी को इसमें सेट करके तीसरी बना सकते हैं, ऊपर सेट भी कैसे करोगे? यहाँ तो खाली नहीं है कुछ। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें पता चलता है कि भैया ये आर बनेगा, ठीक है ना, और इस कपल के ये आर है, इसके नीचे बेटे होंगे डी, और ये होगा डी और ये आइए के अलावा यहाँ पर कोई न कोई होगा जो बच गया वो। अब वो मैंने काट तो दिया, उधर जगह नहीं थी इसलिए। यहाँ पर इसने बोला था कि इसकी एफ की कोई नीस नहीं होगी, यानी कि ये नीस नहीं हो सकती, तो नेफ्यू हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा भैया? एक बंदा बच गया। अच्छा ये बोला है ना, एक चीज और बोली थी, कहा एल इज अंट, एफ इज द अंट ऑफ एल, तो एल की अंट होगी तो एल यहाँ आएगा, एफ को अंट बनाना है। ये डायग्राम बन गया। अब इसके ऊपर बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तीनों के क्वेश्चन क्या। ब्लड ट्री मैंने बना ही दिया, ठीक है ना, ब्लड ट्री अपना बन गया है, क्वेश्चंस आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सारे लोग आ गए क्या इसके अंदर? तो और 3 5 2 7 लोग आ गए, बस खत्म कहानी, ठीक है। 7 ही लोग बोले थे ना उसने, 7 मेंबर की फैमिली बोली थी। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे, ये कमेंट्स में बताना भाई कैसे बताओगे। सर 33 का ऑप्शन ए, 34 का बी, ऐसे जो भी आपके आंसर्स आए ना वो कमेंट करके बताओगे सारे के सारे, ठीक है जी। तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे। अब देखो एक चीज हम सब लोगों को ध्यान में रखनी है, 21 जुलाई को रात 8 बजे आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं, तो आपको जरूर से लाइव हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है जी, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।